Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the chapter Work and Energy. Question number 1 है A child tows a toy by means of a string such that the tension in the string is 1.5 newtons. अब ये हमें दे दी गई है force that is doing the work in this case. The string makes an angle of 25 degrees with the horizontal. Calculate the work done in moving the toy horizontally. इस तरह से string है, उसमें direction है, tension is 1.5 newtons, the toy is moving horizontally, displacement की direction J हो जाएगी, and the angle between the two is given as 25 degrees and we are required to calculate the work done in this case. वर्क क्या है जनाब? इट इज गिवन बाय एफ डी कॉस थीटा, राइट? एफ की जगह हम फोर्स लिख रहे हैं, डी की डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे दिस 265 सेंटीमीटर, या अगर हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखें तो वी विल राइट इट एज 2.65, राइट? अब आगे है कॉस थीटा और कॉस 25 हम लिख रहे हैं। तो अगर आपको तरीका पता हो तो कॉस 0 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, एंड एज वी गो ऑन एंड रीच until 60 डिग्रीज तो उसके ऊपर cos की वैल्यू हो जाती है 1/2 यानी 0.5, राइट? और इसके बीच में ये 1 से कम होते होते ये 0 डिग्रीज के ऊपर 1 होगी, और इसके बीच में ये 1 से कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता 0.5 तक पहुंचती है। 25 और 30 डिग्रीज तक अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज तक ये 0.866 होती है, यानी 0.8 तक होती है। अब 25 इससे भी कम है, सो यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा? 0.99 होगा, ठीक है ना? ये हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो 0.99 हम इसकी जगह पुट कर रहे हैं, बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी 1.5, राइट? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जवाब अप्रोक्सीमेटली कोई 3.89 इस तरह से आएगा। सपोज 3.9 अगर आया है तो चूंकि हमने ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट की हुई है तो हम उसके 3.9 के करीब करीब की कोई वैल्यू यहां पर ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, एंड दैट इज 3.6 जूल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है अ बॉक्स वेज 45 न्यूटन्स। बॉक्स का वजन दे दिया गया, यानी कि आपको mg की वैल्यू दे दी गई है, और वर्टिकल हाइट ये आपको हाइट दे दी गई है h, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग दिस बॉक्स थ्रू दिस हाइट. So work done in this case will be equal to change in potential energy, which is equal to mgh. We simply put the values, mg की जगह 45 पुट कर दें, हाइट की जगह 4 पुट कर दें, 5 4s are 20, 4 4s are 16 and 2 18 180 जाउल्स इसका जो है जो जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन्स, ये फोर्स है, एंगल आपको दे दिया गया है 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल। इसका मतलब है कि एंगल विद द हॉरिजॉन्टल क्या होगा, जिसको हम थीटा जो नॉर्मली पुट करते हैं, दैट विल बी 60। आप 90 में से माइनस करेंगे तो हम एफ डी कॉस थीटा वाले फार्मूले में जो एंगल पुट करेंगे दैट विल बी 60। फोर्स मूव्स इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 64 सेंटीमीटर, दिस इज 0.64 मीटर, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। Calculate the work done by the horizontal component of the force. अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये काफी कंफ्यूजिंग है, तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये क्या बात कर दी गई है। सिंपल सी बात है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कोइंसाइड नहीं करते, ये फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है 0.64 मीटर्स की, फोर्स 36 न्यूटन्स की एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो वर्क डन जो है ऑब्वियसली इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट ही वर्क करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही करेगा। दिस इज द रीजन हम इक्वेशन में एफ डी कॉस थीटा पुट करते हैं, राइट? इस एफ डी कॉस थीटा को अगर हम रीअरेंज करें तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी बनता है। ये एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ही है, राइट? तो हम ऐसा ही करते हैं, वो फॉर्मूले में ऑलरेडी प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो आपको सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस फॉर्मूले में ही आप पुट कर दें। तो क्या करेंगे हम 36 ये फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम 0.64 पुट करेंगे, और आगे हम पुट करेंगे इसको, अगर मैं 0.64 को हटाकर नीचे 100 लिख दूं, इसका पॉइंट खत्म कर दूं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आगे हम लिखेंगे cos 60 विच इज इक्वल टू 1/2, तो नीचे मैं 2 लिख रहा हूं, राइट? 1/2 से करेंगे तो नीचे मैं 2 ही लिख रहा हूं। सो हमारे पास ये आ जाता है, इसको जरा कैंसिल करें, 2 18s are 18 को अगर हम 64 से मल्टीप्लाई करें 8 4 32 आएगा, 4 1s are 4 and 3 7, 6 8s are
48, 6 1 are 6 and 4 108, ये 2 आ जाएगा, 8 and 7 15, 5 1, यहाँ पर 1 1152 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 1152 आ गया, डिनोमिनेटर में अभी भी 100 है, तो इसके 2 डेसिमल पॉइंट पीछे कर दें तो 11.52 joules। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, an elastic band is stretched so that its length increases by 2.4 centimeter. Force required to stretch the band increases linearly from 6.3 Newton to 9.5 Newton। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग है, y एक्सिस पर फोर्स है। तो कहता है पहले 6.3 न्यूटन की फोर्स थी और अब 9.5 न्यूटन की फोर्स हो गई है, और ये लीनियरली इंक्रीज की है 6.3 से 9.5 तक, लाइक दिस। और नीचे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज यहां से यहां तक, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर्स। तो ऐसा है कि वर्क डन इस केस में नॉर्मली एरिया अंडर दिस कर्व से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये चूंकि ट्रेपीजियम है तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करने बैठ गए तो काफी लंबा काम हो जाएगा। तो नॉर्मली इस केस में हम क्या करते हैं, चूंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो सिंपली हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले एवरेज फोर्स निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रेचिंग अमाउंट से, और उससे जो वर्क निकलता है हम उसको यूज कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों चीजें ही पूछी गई हैं, पहले उन्होंने हमसे एवरेज फोर्स पूछी है, तो हम क्या करेंगे 6.3 प्लस 9.5 को जमा करके 2 पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगी, एंड दैट एवरेज फोर्स इज अबाउट 7.9 न्यूटन इन दिस केस। तो एक तो यहाँ से ही सॉल्व हो जाता है कि 7.9 न्यूटन की वैल्यू सिर्फ ऑप्शन ए में है, बाकी ऑप्शन ऑब्वियसली खुद ब खुद ही रूल आउट हो जाते हैं, बट स्टिल यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो यू विल पुट दिस 7.5 न्यूटन इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। तो 7.9 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.4 सेंटीमीटर से, या शुड आई राइट इट एज 0.024 मीटर्स, राइट। तो आपके पास आ जाएगा वर्क दैट विल बी इक्वल टू 0.18 जूल्स, एंड ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ शॉप असिस्टेंट स्टैक्स अ शेल्फ विद 25 टिन्स ऑफ बीन्स। 25 टिन थे बीन के, उसने स्टैक कर दिए हैं, हर एक टिन का मास था 460 ग्राम, और हर टिन को 1.8 मीटर की हाइट तक ही रेज करना है। यहाँ पर कुछ बच्चे इस तरह से कंफ्यूज कर जाते हैं, दिस इज नॉट वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसमें ब्रिक स्टैकिंग आती है कि एक ब्रिक नीचे रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी ब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर तीसरी ब्रिक, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप देखें कि शेल्फ है एक ही सेम हाइट का, और उसमें उसने टिन्स जो है वो स्टैक करने हैं इस तरह से। तो सेम अगर टिन यहाँ से उठाना है तो सेम हाइट तक सारे के सारे टिन्स को रेज करना पड़ेगा। तो आपने इसमें वो ब्रिक स्टैकिंग वाला रूल नहीं यूज करना, ऑल्दो के वर्ड स्टैक यूज हुआ है, लेकिन आप देखें ही इज स्टैकिंग अ शेल्फ, उसके पास एक शेल्फ है, उसमें वो सारी चीजें स्टॉक कर रहा है, और तो सारे के सारे टिन्स 25 के 25 टिन्स को सेम हाइट तक ही रेज करना है। तो आपने अब क्या करना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है कि इन टिन्स की कितनी है, ठीक है ना, सारों की मिला के, तो 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यू विल यूज mgh विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज। मास क्या है 460 ग्राम्स, यानी कि 0.46 किलोग्राम्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, तो न्यूटन में आ जाएगा, तो मैं इसको 4.6 न्यूटन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 4.6 न्यूटन, ये mg हो गया, वेट हो गया। मल्टीप्लाई कर दें इसको हाइट से, हाइट क्या 1.8 मीटर्स, और फिर इसको मजीद मल्टीप्लाई कर दें आप 25 से, ठीक हो गया। When you will calculate this, you will get approximately 200 joules as the correct option. Question number 6 है, the acceleration of free fall is 9.8 meters per square second. Calculate the change in gravitational potential energy. अब ऐसा है कि हमने क्या करना है, अगेन यहाँ पर वही सेम ही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है, मास मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, राइट। सिंपली आप यहाँ पर 700 को 19 से मल्टीप्लाई करें, 0063007, 7 plus 6 comes out to be 13, and this is approximately 13 kilojoules. A will be the correct option. A cycle and a cyclist have a combined mass of this and are moving with this speed. मास दे दिया गया, स्पीड दे दी गई, यू नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m
v² 25। तो यहाँ पर मैं 40 लिख दूँ तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 25 करना पड़ेगा। 0 5 4 आर 20, 0 4 2 आर 8, 8 and 2 आर, तो ये कितना आ गया 1 किलो जूल्स आ गया। अब 1 किलो जूल्स इन सारों में है। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन, वो हम इसके बी पार्ट से कैलकुलेट करेंगे। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट क्या है? बी पार्ट ये कहता है कि अगर हम इस साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दें तो आप बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा। तो इसको लंबा तरीका तो यह है आप कैलकुलेट करें, लेकिन चूंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करेंगे, आप देखें इनिशियल स्पीड उसकी 5 है और उसने कहा कि हमने उसकी स्पीड इंक्रीज की है बाय 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, बेसिकली वी हैव डबल्ड द स्पीड। We all know that kinetic energy is directly proportional to square of velocity. So if velocity is doubled, kinetic energy will increase by 4 times. If initial kinetic energy is 1 kilojoules, final kinetic energy must be 4 times of 1 kilojoule, which is equal to 4 kilojoules. तो अगर हम उसकी स्पीड में 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा करेंगे तो उसकी kinetic energy क्या हो जाएगी, 1 किलोजाउल से 4 किलोजाउल तक पहुंच जाएगी। अब आवाम यहाँ पर क्या करती है, फौरन ही ए ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेती है, विच इज रॉन्ग, राइट। आपने इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना। इनिशियल कैनेटिक एनर्जी आपकी 1 किलो जाउल है, फाइनल कैनेटिक एनर्जी 4 है। तो आपने अब डिफरेंस, उसने हमसे पूछा है इंक्रीज इन कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितनी होगी, तो 1 से 4 तक इंक्रीज होगी, तो 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3। तो 3 किलो जाउल्स का इजाफा हुआ है, आपने इजाफा कैलकुलेट करना है, इंक्रीज कितना हुआ है। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, A man lifts a weight of this through a vertical distance of this, right? अब आपको यहाँ पर वेट दे दिया गया, ये क्या है, mg है और ये है हाइट, राइट। तो सबसे पहले आप तो ये कैलकुलेट कर लेंगे कि mgh की यहाँ पर वैल्यू कितनी बनती है। So this is change in potential energy which is mgh. So you simply will multiply 480 by 3.5, तो 1680 जूल्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो अब ये आपके पास आ गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑलवेज टेकन एज आउटपुट, कि उस आदमी ने काम किया है और उसकी वजह से उसने इतना पोटेंशियल एनर्जी उस वेट की चेंज कर दी है, ये उसने आउटपुट दिया है। अब उसने इनपुट कितना दिया है, ये हमें पता चलेगा कि उस आदमी ने फोर्स कितनी लगाई है और डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, ठीक है। नाउ दिस इज द इनपुट या वर्क डन बाय दैट मैन। This is equal to force 200 Newton multiplied by 10.5, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 अगर आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2100 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 10 होता तो ये 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 2000 आता, 10.5 है तो ये 2100 हो गया है, ठीक है ना। अब ये जो है ये आपका इनपुट है कि उस आदमी ने काम इतना किया था लेकिन आउटपुट से पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज हुई है, तो बीच में कुछ ना कुछ लूज हो गया है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कर दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, इस 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। 21 मल्टीप्लाइड बाय 8 168 होता है अप्रोक्सीमेटली, और 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80%, परसेंटेज में 80% आएगा, यहाँ पर डेसिमल में दिया हुआ है तो 0.8 आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से 0.8 उसकी एफिशिएंसी है सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब यहाँ पर अगेन एफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। आपको ये जो दिया हुआ है, ये इनपुट दिया हुआ है, द एलिवेटर यूजेज 630 किलो जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी एनर्जी उसने यूज की है, और उससे वो रिजल्ट उसका क्या आता है वो हमारे पास आउटपुट होगा। वो रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना, आउटपुट कैलकुलेट करना है। आउटपुट क्या है, वेट है 12,500 न्यूटन and it raises this weight by 29 meters, right। तो यहाँ से हमें mgh वाला ही फॉर्मूला हमने लगाया है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 362.5 किलो जूल्स। अब अगेन कुछ नहीं करना, 362.5 को डिवाइड कर दें 630 से एंड मल्टीप्लाइड कर दें 100 से, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो 630 का जो हाफ होता है वो होता है 315, यानी कि अगर यहाँ पर ऊपर 315 होता तो हमारे पास जवाब 50% आना था, राइट। लेकिन यहाँ पर 362.5 है, 315 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जो जवाब है 50 से थोड़ा सा ज़्यादा 55 to 57% तक आ सकता है।
तो आपने इस तरह से अप्रॉक्सीमेट करके 57% लगा देना है। वहाँ पर डिवाइड करने बैठेंगे तो काम लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे आपको जुगाड़ लगाना आना चाहिए। सो वी हैव सेलेक्टेड 57% बाय दिस। एक्चुअल में शायद इसके करीब से कुछ ना कुछ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्टोन ऑफ मास दिस इज ड्रॉप डाउन अ वेल, और 9.5 मीटर बिलो ग्राउंड है उस कुएं का जो सरफेस है, नीचे वाले, यानी कि वो स्टोन 9.5 मीटर तक गिरकर फिर जाके उस वेल के बॉटम से टकराएगा। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी की वैल्यू दे दी गई है। तो जवाब क्या है, उसने पूछा हमसे क्या हुआ है कि द स्पीड एज इट हिट्स द वाटर, दिस इज द वेल एंड वी हैव ड्रॉप्ड अ स्टोन ऑफ मास 120 ग्राम फ्रॉम दिस एंड इट स्ट्राइक्स द बॉटम विच इज 9.5 मीटर्स डीप, राइट। तो इस लेवल के ऊपर आकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमसे पूछी गई है। इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली जीरो होगी क्योंकि हमने उसको रेस्ट से ही छोड़ा है। तो ऐसा है कि उसने कहा है कि अज्यूमिंग ऑल द पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस पूरी लाइन का मतलब है कि हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको लोएस्ट पॉइंट पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर बीच में कुछ लॉस ना हो, ठीक है ना। लेकिन हमेशा बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, तो यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है। इट इज ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि बीच में थोड़ी सी लूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी कि फ्रिक्शन हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इन दिस आइडियल सिचुएशन हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी विच इज 2gh का स्क्वायर रूट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है 9.5 है। इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट करके 10 लिख दूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी एंड वी विल कैलकुलेट इट एज दिस। 200 का स्क्वायर रूट, 200 के स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 और होल स्क्वायर रूट, राइट, वही बात हो गई। 100 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट 1.41 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.1 आएगा। ये हमने अप्रॉक्सीमेट किया है क्योंकि हमने एक तो ये 9.5 की जगह यहाँ पर 10 पुट किया है और ये 9.8 की जगह भी यहाँ पर 10 पुट किया है। तो हमने हमेशा क्या है, दोनों वैल्यूज अपनी ओरिजिनल से ज़्यादा पुट की है। तो हमारा ये जो जवाब आया है 14.1, ये भी ओरिजिनल जवाब से ज़्यादा आया होगा। तो ओरिजिनल जवाब जो होगा वो इससे थोड़ा सा कम ही होगा। हमारा जवाब 14.1 आया है। ऑप्शन में से देखें इसके क्लोजेस्ट लोअर वाला क्या है, वो है 13.5, ठीक है ना। यहाँ पर भी बाज लोग गलती करते हैं, वो ठीक है सीख तो जाते हैं कि शॉर्टकट से किस तरह से सॉल्व करना है और अप्रॉक्सीमेट करके किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। लेकिन अब देखें 14.1 के करीबी 15.6 भी है, 13.5 भी है। तो यहाँ पर आकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब 14.1 मैंने चलो जवाब निकाल तो लिया अप्रॉक्सीमेट करके, अब 15.6 भी करीब है और 13.5 भी करीब है। और अगर देखा जाए वैसे तो दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली सेम फासले पर ही हैं। तो यहाँ पर एरर का खतरा है। तो आपने ये भी देखना है कि आपका जवाब आपने जो अप्रॉक्सीमेशन की है वो ओवर एस्टिमेट की है कि अंडर एस्टिमेट की है। हमने यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेशन की हैं वो ओवर एस्टिमेशन के थ्रू की हैं। ओरिजिनल वैल्यू 9.8 थी, हमने 10 पुट कर दी, ओवर एस्टिमेट कर दिया। ओरिजिनल वैल्यू हाइट की 9.5 थी, हमने 10 पुट कर दी, ओवर एस्टिमेट कर दिया। तो हमारा जवाब भी ओवर एस्टिमेटेड ही आएगा। तो हमने जब अप्रॉक्सीमेट करके ऑप्शन में से जवाब ढूंढना है, हमने उससे थोड़ा सा छोटा वाला जवाब ढूंढना है। तो इसलिए हम यहाँ पर 15.6 नहीं यूज कर रहे, हम 13.5 को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, a body is falling freely under gravity, its velocity is v when it has lost a potential energy of u। हम अज्यूम करते हैं कि ये दिस इज द ग्राउंड, बॉडी को यहाँ से फ्रॉम रेस्ट छोड़ा गया और वो यहाँ पर आकर टकरा गई। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी u थी, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो इतने यहाँ से यहाँ तक आने तक इट हैज़ लॉस्ट अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ u, ठीक हो गया, एंड इट हैज़ gained a kinetic energy of ke which is approximately क्या exactly 1/2 mv square। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अननोन है, हमें नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि 0 है। एंड बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाय इंटरकन्वर्जन ऑफ वर्क एनर्जी वी ऑलवेज नो कि काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, ठीक है ना। अगर वो यहाँ तक गिरती तो हम इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर लेते
और हम देखते कि इस रेस्ट वाले पॉइंट से यहाँ तक कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज की है, वो हम यहाँ पर इस जगह पर लिखते हैं। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कम्प्लीटली ग्राउंड तक गिर चुकी है, तो उसकी सारी की सारी इनिशियल वाली ही लूज हुई है। तो राइट हैंड साइड पर बेसिकली हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हम गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसको अगर हम सवाल हमसे पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, मास के लिए सॉल्व करें। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर मास यू विल गेट दिस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है a body is acted upon by a force of 5 Newton acting at an angle 60 degrees with the displacement. Another equal force which is approximately 5 Newton acts on the body but at an angle of 120 degrees. अब ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये 60 डिग्रीज के एंगल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज 5 न्यूटन। अनदर फोर्स of the same 5 Newton acts at an angle of 120 degrees. तो अब आप बताएं कि दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा वर्क करेगी। वर्क इज गिवन बाय एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर फोर्स भी दोनों केसेस में सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी दोनों केसेस में सेम है। द ओनली डिफरेंस हियर इज थीटा, एंगल का फर्क है। अब cos 60 डिग्रीज इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, cos 120 degrees is also equal to 1/2 but in the negative। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि चूंकि ये दूसरी वाली फोर्स जो है जो कि 120 डिग्रीज के ऊपर एक्ट कर रही है ये नेगेटिव वर्क करती है, और ये जो पहली वाली फोर्स है ये 5 न्यूटन के ऊपर, 5 न्यूटन वाली फोर्स 60 डिग्रीज के ऊपर एक्ट कर रही है, पॉजिटिव वर्क कर रही है। तो ये जो 120 डिग्रीज वाली फोर्स है चूंकि ये नेगेटिव वर्क कर रही है तो इसका वर्क हम कम कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वर्क। तो ऐसा नहीं होता, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मकसद इसकी वैल्यू बताना नहीं होता, इसकी डायरेक्शन बताना होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की रिलेटिव डायरेक्शन क्या है, दैट्स इट। अगर आपको कोई कहे कि एक फोर्स ने 1000 जाउल वर्क किया है, 1000 जाउल्स, और एट द सेम टाइम आप कोई और बोले कि एक और फोर्स ने -1000 जाउल वर्क किया और आपसे पूछें कि कौन सा वर्क ज्यादा है, तो आप कहेंगे दोनों वर्क बराबर हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि -1000 चूंकि नेगेटिव में है तो वो ज्यादा है। तो नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क से मिकदार में कम नहीं होता, ठीक है ना। ये नेगेटिव का साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव 1000 जाउल वर्क करने के लिए भी आपको उतनी ही एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है जितना पॉजिटिव 1000 जाउल वर्क करने के लिए। सो ये दोनों वर्क्स जो हैं आपस में एग्जैक्टली बराबर हैं। सो इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज it will do positive work. If the same 5 Newton force acts at an angle of 120 degrees it will do negative work. लेकिन ये दोनों फोर्सेस वर्क करेंगी सेम, तो इसीलिए दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क कर रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है विच फोर्स डज द ग्रेटर वर्क, आप इसका जवाब लिखेंगे बोथ फोर्सेस डू इक्वल वर्क। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज क्वाड्रपल, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मोमेंटम। मोमेंटम इज गिवन बाय 2me होल स्क्वायर रूट। So we can see that momentum is directly proportional to the square root of kinetic energy, and if kinetic energy is increased 4 times we see that momentum increases by 2 times, so it will become 2 times। C इसका जवाब। 14 है एक ब्रिक है जिसका मास 2 kg है, उसको हमने ड्रॉप किया है 12 मीटर की हाइट से। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, दिस इज द ग्राउंड फॉर रेफरेंस, एंड इससे 12 मीटर की हाइट के ऊपर यहां से एक ब्रिक को ड्रॉप किया गया है, राइट। एंड वो कहता है वो नीचे गिरते गिरते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जबकि उसकी हाइट ग्राउंड से 7 मीटर रह गई है। एट दिस पॉइंट तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 12 - 7 विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर, यानी कि अब वो 5 मीटर गिर चुकी है और बाकी 7 मीटर गिरना है, 7 मीटर्स अबव द ग्राउंड वो है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं। हमने अभी ऊपर फार्मूला यूज किया है v = 2gh होल स्क्वायर रूट।
यहां पर भी एग्जैक्टली वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में समझने वाली बात यह है, यहां पर ये जो हम h की वैल्यू लेते हैं, दिस इज हाइट ड्रॉप्ड या हाइट थ्रू विच the object has fallen, यानी वो कितनी हाइट गिर चुकी है वो हम यहां पर पुट करते हैं। तो आपने इस h की जगह ना तो 12 पुट करना है ना तो 7 पुट करना है, यू नीड टू पुट 5 मीटर्स इन हियर, ठीक है ना। तो व्हेन वी पुट 5 मीटर्स इन हियर, v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय g की जगह 10 पुट कर देते हैं, h की जगह 5 पुट करेंगे तो 10 2 आर 20, 25 100 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट आता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट के ऊपर द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्रिक विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ शेल इनिशियली एट रेस्ट, दिस इज द शेल, इनिशियली रेस्ट में है, उसके बाद ये एक्सप्लोड करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, and the 2 equal parts of masses m1 and m2 travel in opposite directions with velocities v1 and v2 respectively. So इनका इसका मोमेंटम p1 हो जाएगा, इसका मोमेंटम p2 हो जाएगा। क्वेश्चन है, what will be the ratio of their kinetic energies? We already have the equation that says kinetic energy is given by p square over 2m. अब इस केस में ऐसा है कि इनिशियली वो पार्टिकल रेस्ट के ऊपर था और आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बोथ दीज टू पार्टिकल्स मस्ट हैव द सेम मोमेंटम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ताकि उनका जो हम सम लेंगे आपस में तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सम हमारे पास फाइनली भी 0 ही आएगा। सो वी मस्ट इन्फर फ्रॉम दिस दैट P1 is equal to P2 and is equal to P, यानी दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर है। सो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो P वाली टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगी। सो इफ वी टेक द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बोथ दीज masses, we will get kinetic energy of first object divided by kinetic energy of second object. P भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बाकी सिर्फ मास ही बच जाएगा। सो हम मास को उल्टा कर देंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से हम इसका रेशियो ले सकते हैं। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम 0 to 10, इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेट किया, अब फाइनल उसकी वेलोसिटी 10 हो गई है और इस दौरान जो चेंज आया है उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो है E। उसके बाद 10 मीटर से वो कहता है दोबारा हमने उसको 20 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट किया है, यहाँ पर जो चेंज आया है वो आप हमें कैलकुलेट करके दें, ठीक है ना। तो अब ऐसा है, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर 0 से 10 तक आपने वेलोसिटी इंक्रीज की है, 10 टाइम्स इंक्रीज की है, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना इंक्रीज हो जाना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज बाय 100 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 से 10 तक E आया है, इसका मतलब है दिस E इज रिप्रेजेंटिंग 100 टाइम्स इंक्रीज। 100 टाइम्स इंक्रीज को हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब यही काम यहाँ पर अप्लाई करें। जब 10 से 20 मीटर पर सेकंड होगा, अब आपने इनिशियल से देखना है, 0 से 20 तक अगर इसकी स्पीड को इंक्रीज किया, ये कितनी स्पीड इंक्रीज हुई है? 20 टाइम्स इंक्रीज। सो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? 400 टाइम्स, राइट। 20 का स्क्वायर ले लेंगे ना, 400 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 0 से 20 तक एक्सेलरेट करने में। 400 टाइम्स को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स, इतना हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने 100 टाइम्स वाले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया था, तो मैं इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कह सकता हूं 4E टाइम्स, राइट। अब यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहां पर कितनी हो जाएगी? 4E हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या पता लगाना है? हमने ये पता लगाना है कि 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक आने तक कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है।
अब हमने ये तो पता लगा लिया कि 20 मीटर पर सेकंड के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी है 4E, 0 मीटर पर सेकंड के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी थी, E थी, राइट। 0 से E टाइम्स चेंज हुआ तो E हो गया। अब यहाँ से 10 से 20 तक कितना चेंज आएगा वो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट E फ्रॉम 4E माइनस E कर देंगे। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 to 20 मीटर पर सेकंड विल बी 3E। ठीक है ना, इसको इस तरह से याद भी करने। अगर ये फर्दर मजीद एक्सेलरेट होता 20 से 30 मीटर पर सेकंड तक, तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर होता 5E, फिर 30 से 40 होता, यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता 7E। सो ये जो चेंजेस हैं दीज आर ऑड मल्टीपल्स। ठीक है ना, ये एक सीक्वेंस है, हमेशा यही रहता है, चाहे आप 0 से 10 तक करें या 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 करें, उस हिसाब से अगर इक्वल चेंजेस जैसे जैसे वेलोसिटी में आते जाते हैं तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी की चेंजेस होती हैं। ये पूरा का पूरा इसका सीक्वेंस है। 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय E टाइम्स। इफ अगर हम सपोज कर लें तो 10 से 20 तक 3 टाइम, पहले की निस्बत 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। फिर 20 से 30 तक आप उसकी वेलोसिटी कर दें तो जितनी पहले बढ़ी थी अब उससे 5 टाइम्स बढ़ेगी। फिर 30 से 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कर दें तो जितनी शुरू में बढ़ी थी अब उसका 7 टाइम्स बढ़ेगी। सो इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटीज हैं, लेकिन चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जीज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है ना, सो ये एक असूल होता है, इसको भी याद कर लें, ये कहीं ना कहीं पर काम आएगा। फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मेजर्ड 2I + 3J + XK। अब वैल्यू हमें नहीं दी गई, हमें उसकी वेक्टर नोटेशन दे दी गई है इन द फॉर्म ऑफ IJK, एंड डिस्प्लेसमेंट की भी वेक्टर नोटेशन दे दी गई है 3I + 4J - 2K, and we are required to calculate the value of x here। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स डज 0 वर्क, राइट। तो दिस 0 वर्क विल बी इक्वल टू F.D। F और D का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यहाँ पर ये 0 होगा। 0 इज इक्वल टू F क्या है, 2I + 3J + XK डॉट 3I + 4J - 2K। सिंपली डॉट प्रोडक्ट लें तो यू नीड टू मल्टीप्लाई सिमिलर यूनिट वेक्टर्स विद ईच अदर। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। 3J 4J, इसका 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 12, प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x विल बी इक्वल टू 18 एंड x विल बी इक्वल टू 9। C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर अगेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वेक्टर नोटेशन दे दी गई है, एंड वी आर रिक्वायर्ड नॉट टू कैलकुलेट वर्क बट वी आर आस्क्ड के अलोंग विच कंपोनेंट एक्सिस द वर्क डन विल बी मैक्सिमम। I के अलोंग वर्क मैक्सिमम होगा, J के अलोंग वर्क मैक्सिमम होगा, या K के अलोंग वर्क मैक्सिमम होगा। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, यू सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई I विद I, J विद J एंड K विद K। एंड आपने देखना है कि किन दो यूनिट वेक्टर्स के साथ वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा उसके अलोंग वर्क मैक्सिमम होगा। सो I को I से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 कम्स आउट टू बी 6, 4 × 3 comes out to be 12 and 9 multiplied by -2 comes out to be -18। अगेन यहाँ पर वर्क है तो आपने माइनस को कुछ भी जो है वैल्यू नहीं देनी। -18 सिर्फ माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन रिलेटिव जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वो ऑपोजिट है। तो -18 ही मैक्सिमम प्रोडक्ट है इस केस में। सो K वाले यूनिट वेक्टर्स के अलोंग जो है यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम मिला है। सो वी विल सेलेक्ट Z axis। C will be the correct option। Question number 19 है, for a certain angle work done by the force on an object is 87% of the maximum value, what is the value of theta। मतलब W is equal to FD cos theta होता है ना, तो मैक्सिमम वर्क जो होता है W max that is FD, उसके लिए हम cos थीटा को 1 ले लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पर FD की जगह मैक्सिमम वर्क पुट करें, W is equal to W max मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, तो वो कहता है कि
वर्क डन बाय अ फोर्स इज 87% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि ये cos थीटा की जगह 87% आ जाएगा, 87% ऑफ द मैक्सिमम वर्क। या अगर 87 को काट के मैं यहाँ पर 0.87 लिख लूँ तो ठीक रहेगा, राइट। तो अब ये cos थीटा 0.87 के बराबर हमें मिल गया, cos theta is equal to 0.87. We need to calculate this theta, so we will simply take cos inverse of 0.87, and we all know that cos inverse of 0.87 क्या होता है, that is approximately 30 degrees, ठीक है ना। cos 30 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होता है ना, 0.8660 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 0.87 लिख लेते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ 0.87 का मतलब है कि कौन से एंगल का cos लोगे तो 0.87 आएगा। तो हम 30 डिग्री का अगर cos लेंगे तो 0.87 आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस व्हाट। इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पर D है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर अगर इस तरह से कोई भी ग्राफ बने तो वो कहता है इस ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है। तो स्लोप यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय D, राइट। y वाले कंपोनेंट को d वाले कंपोनेंट पर डिवाइड कर, x वाले कंपोनेंट पर डिवाइड करते हैं तो वही स्लोप होती है ना, y ओवर x होती है। हमारे पास इक्वेशन होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपली काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसको रीअरेंज करें तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डी गिव्स अस एफ कॉस थीटा। एंड एफ कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ठीक है ना। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्लोप ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस एफ कॉस थीटा, एंड एफ कॉस थीटा is the component of force along displacement. 21 है एक पंप है which can lift 9000 किलोग्राम of coal per hour from a mine as deep as 120 meter. अब ये सारा का सारा हमें क्या, हमें वर्क बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये आउटपुट होगा। सो आउटपुट क्या है, 9000 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय ये m हो गया, ये हमने g पुट कर दिया, ये हमने h पुट कर दिया, mgh, दिस इज वर्क। और यहाँ पर चूंकि पर आर के हिसाब से तो हम आउटपुट पावर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो पर आर को अगर आप देखें डिवाइड करेंगे आप 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 से, ठीक है ना। एक घंटे में जितने सेकंड्स होते हैं, तो अब हमें ये जवाब वॉट्स में मिलेगा, ये हमारे पास आउटपुट पावर आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी नो दैट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट बराबर होती है एफिशिएंसी। अगर हमसे इनपुट पूछा गया है, यहां पर उसने पूछा व्हाट इज द पावर कंजम्पशन ऑफ द मोटर मूविंग इट, तो ये हमें इनपुट पूछा गया है। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट इनपुट वी सिंपली नीड टू डिवाइड द आउटपुट बाय एफिशिएंसी। इस केस में एफिशिएंसी 75% है, यानी कि 0.75 से हम डिवाइड कर देंगे। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से भी 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 900 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अगेन इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 6 2 12 0 ऊपर 20 आ गया, इसको मजीद मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ 20, नीचे ये एक 6 खत्म हो गया। 900 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 0 0 18,000 आता है। तो न्यूमरेटर में मैं 18,000 लिख देता हूँ। अब इसको 6 से कैंसिल करें तो 3,000 आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, 3 किलोवाट्स। अब ये 3 किलोवाट्स है, ये आउटपुट पावर है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बस 3 किलोवाट्स देख के फौरन ही जल्दी में जवाब लगा देते हैं, और हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये क्वेश्चन जब भी मैं देता हूँ तो मोस्टली बच्चों का यहाँ पर 3 किलोवाट्स आंसर होता है। ये बेटा आउटपुट पावर है। हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि वो जो मोटर उसको चला रही है उसकी आप पावर बताएं, तो वो इनपुट पूछा गया है। तो आपने अभी भी इस 3 किलोवाट को अभी डिवाइड करना है 0.75 के ऊपर, आपके पास जवाब आ जाएगा 4 किलोवाट्स।
तो 4 किलोवाट्स जो है वो कंजम्पशन है उस मोटर की जो इसको चला रही है। 4 किलोवाट्स ऑप्शन में है नहीं, तो यू विल गो फॉर नन ऑफ दिस। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 22 है कि अ रबर बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर्स एंड इट हिट्स एंड बाउंसेस ऑफ द ग्राउंड। एक रबर बॉल है, उसको हमने ज़मीन के ऊपर फेंका है, ये ग्राउंड है, ये यहाँ पर हिट किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी से v1 थी, उसके बाद यहाँ पर हाइट है 5 मीटर, इट बाउंसेस ऑफ द ग्राउंड, rises up to a height of 1.8 meters and then again falls down to the ground। और इस मरतबा इसकी वेलोसिटी दूसरे बाउंस के ऊपर v2 है, दोनों वेलोसिटीज हमें दी नहीं गई। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो दूसरी ये जो वेलोसिटी है v2 दिस विल बी लेसर देन v1। इसी तरह अगर तीसरा बाउंस होगा तो v3 जो होगी वो फिर v2 से भी कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता बॉल की मोशन डैम्प होती जाएगी एंड बॉल विल कम टू रेस्ट। हमसे पूछा गया है कि ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू हाइट ऑफ 1.8 मीटर, बाय व्हाट फैक्टर विल द बॉल हैव लॉस्ट इट्स वेलोसिटी द नेक्स्ट टाइम इट टचेस द ग्राउंड। अब ये दूसरी मरतबा जो ग्राउंड को टच किया है इसने v2 वाली वेलोसिटी के साथ, वो कहता है बताएं v2 v1 से कितनी कम है, कितने फैक्टर से कम है, आपने वो फैक्टर कैलकुलेट करना है। सो वी हैव द इक्वेशन v इज इक्वल टू 2gh का स्क्वायर रूट। हम ये दोनों वेलोसिटीज के लिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। v1 इज विल बी इक्वल टू 2gh1 का स्क्वायर रूट एंड v2 विल बी इक्वल टू 2gh2 का स्क्वायर रूट। सिंपली क्या करना है, दोनों इक्वेशंस का आपने रेशो ले लेना है। v2 और v1 विल इक्वल टू 2gh2 ओवर 2gh1 होल स्क्वायर रूट। h2 की जगह मैं पुट कर दूं दूसरी वाली हाइट, h1 की जगह मैं पुट कर देता हूं पहले वाली हाइट। ठीक हो गया, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को भी हटा दें, बाकी हमारे पास j फॉर्म बची है रेशो की। इसका पॉइंट कैंसिल करके नीचे मैं 0 ऐड कर सकता हूँ, 18/50 हो जाएगा, 2 9 जार 18, 2 25 जार 50, तो हमारे पास रेशो ये बनती है 9/25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/5 आएगा, यानी कि v2 v1 से 3/5 के फैक्टर से कम है। ठीक हो गया ना, सो 3/5 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Body weighing 1 kg is thrown upwards and it has a potential energy of 80 joules at the highest point which is 10 meters high। ज़मीन से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है और 10 मीटर की हाइट के ऊपर पहुंचकर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 80 जाउल्स। ठीक है, रास्ते में उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ा है विच इज़ 2 न्यूटन्स। एंड आप बताएं कि इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना होती तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी दैट वुड हैव बीन कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन चूंकि बीच में फ्रिक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी में से कुछ ना कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन FH हम माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मास क्या है 1 है, स्पीड हमें मालूम करनी है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है 10 है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 80 जूल्स। v स्क्वायर बाय 2 विल बी माइनस 20 विल बी इक्वल टू 80, या 20 को उस साइड पर ले जाएं तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 80 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच गिव्स अस 80 प्लस 20 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आता है 200 आता है। दिस इज v स्क्वायर विच इज 200। स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पर तो v बराबर हो जाएगा 200 का स्क्वायर रूट, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 10 into 2 का स्क्वायर रूट विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 14 meters per second। So C will be the correct option। 24th है in the presence of friction the relation for energy conversion for an upwards thrown body। अब यह है for an upwards thrown body। For an upward thrown body initially उसकी kinetic energy 1/2 mv square होती है, and if there is no friction this kinetic energy will be completely converted into potential energy and we will write the equation like this। ठीक है ना, लेकिन अगर फ्रिक्शन हो तो हमें इस 1/2 mv स्क्वायर में से कुछ फ्रिक्शन वाला वर्क माइनस करना पड़ता है, जो बाकी बचता है दैट इज इक्वल टू mgh, और ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। इस केस में ये इक्वेशन बी वाले से मेल खाती है। अगर हम इसको रीअरेंज करें
तो mgh minus 1/2 mv square will be equal to minus fh. This is the correct option. 25th है, which one of the following bodies has the largest kinetic energy? Kinetic energy is given by 1/2 mv square, यानी kinetic energy डिपेंड करती है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर. मास जितना हाईएस्ट होगा, वेलोसिटी जितनी हाईएस्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी हाईएस्ट होगी. सो हमें यहाँ से हाईएस्ट मास और हाईएस्ट वेलोसिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और वो है ऑप्शन बी 3m एंड 4v. बाकी सारे कम मासेस वाले ऑप्शंस हैं. सो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इस ऑप्शन की होगी.